आज की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। जो बच्चे हमारे क्लास में नए हैं उन्हें पुरानी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। सभी बच्चों से अनुरोध है कि वे पूरे वीडियो को ध्यान से देखें। आज हम स्थिर विद्युत के अंतर्गत कूलाम के नियम का अध्ययन करना चाहते हैं। स्थिर विद्युत के अंतर्गत कूलाम के नियम का अध्ययन करने वाले हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो कूलाम के नियम के अंतर्गत हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे बेटा। पहला पॉइंट बिंदु आवेश। क्या पढ़ेंगे? बिंदु आवेश। तो देखिए, बिंदु आवेश को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पॉइंट चार्ज। क्या बोलते हैं बेटा? पॉइंट चार्ज। तो पहले इसका परिभाषा देखते हैं। बिंदु आवेश उन आवेशों को कहते हैं। बिंदु आवेश उन आवेशों को कहते हैं जिनका आकार ब्रैकेट में बोलते हैं अपन लोग साइज। जिनका आकार उनके बीच की दूरी के तुलना में नगण्य हो। तो बिंदु आवेश किसको बोलते हैं बेटा? उन आवेश को कहते हैं जिनका आकार उनके बीच की दूरी की तुलना में नगण्य हो। जैसे देखो, मान लेते हमने यहां पर एक आवेश लिया Q1, एक दूसरा आवेश लिया Q2, दोनों के बीच की दूरी कितना लिया? R। अब ये आवेश Q1 और Q2 कब पॉइंट चार्ज कहलाएंगे? कब बिंदु आवेश कहलाएंगे? तब कहलाएंगे बिंदु आवेश जब उनके बीच की जो दूरी है, ये जो दूरी R है, इसकी तुलना में इनका जो रेखी साइज है, यानी कि लीनियर साइज। क्या साइज? लीनियर साइज वो क्या होना चाहिए? वेरी स्मॉल होना चाहिए। यानी ये जो Q1 आवेश है या Q2 आवेश, कोई भी एक आवेश है ना, कोई भी आवेश, उनका जो साइज है, लीनियर साइज, वो क्या होना चाहिए? इस दूरी की तुलना में वेरी स्मॉल होना चाहिए। यानी नेग्लिजिबल होना चाहिए। तब हम इस चार्ज को क्या बोलेंगे? बिंदु आवेश कहते हैं। क्या बोलते हैं? बिंदु आवेश, है ना बेटा? ये आपको ध्यान रखना। क्या बोलते हैं? बिंदु आवेश। जैसे आप ऐसा समझ सकते हो, मान लो आपको देता है एक स्फीयर है। क्या है बेटा? एक स्फीयर। उस स्फीयर की त्रिज्या कितनी? मान लो 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। और इसमें बोल दिया जाए आपको 10 कूलाम आवेश है। कितना है? 10 कूलाम आवेश है। अगर हम इस 10 कूलाम आवेश है इस पर, जो स्फीयर में, अगर हम इसको इस प्रकार से पॉइंट के रूप में शो कर रहे हैं, कैसे शो कर रहे हैं? पॉइंट के रूप में, तब हम इसको क्या बोलेंगे? बिंदु आवेश। क्या बोलेंगे? बिंदु आवेश। मतलब टोटल जो आवेश है, हम उसको एक कॉन्सेंट्रेशन मानते हैं एक पॉइंट पर, तब ये क्या कहलाएगा? पॉइंट चार्ज। अदरवाइज ये पॉइंट चार्ज नहीं कहलाता। इसका मीनिंग अच्छे से याद रखिए। पॉइंट चार्ज हैज नॉट अ पॉइंट। पॉइंट चार्ज हैज नॉट अ पॉइंट। बिंदु आवेश बिंदु नहीं है बेटा। या हम उस आवेश को क्या मानते हैं? एक बिंदु पर कंसीडर कर देते हैं। उसका जो लीनियर साइज होता है, उनका जो रेखीय आकार होता है, उसको हम नगण्य मान लेते हैं। तब हम उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट चार्ज, यानी कि बिंदु आवेश कहते हैं। क्या बोलते हैं? बिंदु आवेश कहते हैं। ठीक है बेटा? तो अब हम क्या पढ़ने के लायक हो गए? कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम किसके लिए बेटा? तो कूलाम का नियम
दो आवेश के बीच बल ज्ञात करने के लिए, क्या ज्ञात करने के लिए, दो आवेश के बीच बल कैसे ज्ञात करेंगे। हमने इससे पुराने वीडियो में आवेश के प्रॉपर्टी पढ़ाते समय आपको बताए थे कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण बल लगता है और विजातीय आवेशों में आकर्षण बल लगता है। इस आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का मान कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए कूलाम ने नियम दिया। क्या दिया बेटा, कूलाम ने नियम दिया। कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार, ठीक है बेटा, तो इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमणपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के विक्रमणपाती होती है। यह बल उन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। यह बल उन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। ठीक है बेटा, गुड। तो हमको क्या लेना पड़ेगा, दो बिंदु आवेश। तो एक बिंदु आवेश हमने क्या लिया, Q1, दूसरा बिंदु आवेश क्या लिया बेटा, Q2, और इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की जो दूरी है उसको हमने क्या लिया बेटा, स्मॉल r। अब थोड़ा सा समझते हैं इसको। देखो क्या लिखा पहले भाग में, उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमण, मतलब हमको जो भी आवेश दिया रहेगा Q1 या Q2 जो भी है ना, उसका हमको क्या लेना, परिमाण लेना है। क्या लेना बेटा, परिमाण। जैसे मान लो Q1 -1 है, अब हम इसका परिमाण लेंगे, तो परिमाण लेने के लिए क्या करते, मॉड लगा लेते बेटा। जैसे हम मॉड लगाते क्या आ जाता है, Q1। क्योंकि आप जानते हैं जब भी हम किसी भी राशि का परिमाण लेते हैं तो हमेशा सदैव क्या देता है, धनात्मक मान। क्या देता है, धनात्मक मान। और वो भी धनात्मक मान क्या रहेगा, संख्यात्मक वैल्यू के रूप में रहेगा। परिमाण क्या रहेगा, संख्यात्मक वैल्यू के रूप में रहेगा। ये आपको जाना। तो हमेशा इन आवेश का क्या लेना, परिमाण। क्या लेना बेटा, परिमाण। तो पहली चीज तो समझ में आ गया, परिमाण कैसे निकालते हैं ये। तो हमको क्या लेना पड़ेगा, Q1 आवेश का परिमाण। अब Q1 आवेश का परिमाण ये शब्दों में लिख दिया हमने। सिंबल में कैसे लिखते बेटा, Q1 मॉड। ये मॉड ले लीजिए, इसका परिमाण आ गया। या तो आप ऐसा लिख सकते हो, या हम इसी को हम क्या लिख देते बेटा, Q1 सपोज कर लेते। क्या सपोज कर लेते, Q1, क्योंकि आपको मालूम है ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा। ऑलवेज क्या देगा, मॉड लेने पर पॉजिटिव वैल्यू। इसी प्रकार Q2 आवेश का परिमाण, वो भी हम ऐसी मॉड ले लेंगे Q2, और ये आ जाएगा Q2। ये आपका ठीक। तो ये हमने दो चीजें सीख लिया, परिमाण क्या होता है। उसके बाद आप ध्यान दीजिए, यह बल उन आवेशों को मिलाने वाली रेखा का अनुदिश होती है। ये आपको अच्छे समझ में आना चाहिए बेटा। भाई ये जो बल लगेगा हमेशा इन दोनों आवेशों को, ये जो मिलाने वाली रेखा है इसी के अनुदिश रहेगा। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसको थोड़ा ऐसा क्लियर करते देखिए। सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि Q1 क्या है, प्लस Q चार्ज है, Q2 क्या है, माइनस Q2 चार्ज है। ये देखिए, ठीक है। अब कैसे होगा, देखिए इनको मिलाने वाली रेखा कैसे होगा, या इसको भी प्लस ले लो, चलो इसको भी प्लस ले लेते बेटा, कोई बात नहीं, प्लस ले लेते। अब अपन जानते हैं दोनों आवेश कैसे दिख रहे हैं, समान प्रकृति के, तो दोनों बीच क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो Q1 Q2 को प्रतिकर्षित करेगा, Q2 Q1 को प्रतिकर्षित करेगा। तो ये प्रतिकर्षित हुआ, इधर प्रतिकर्षित हुआ। ऐसा नहीं लिखेंगे बेटा। प्रतिकर्षण तो आप ठीक बोल रहे हो कि दोनों को एक दूसरे क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन कहां होंगे ये बल, यह बल उन आवेशों को मिलाना रेखा करेंगे। तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा कौन सा होगा बेटा, ये सीधी रेखा। ये जो सीधी लाइन बनाया हूं ये उन दोनों को मिलाने रेखा। तो इसी के अनुदिश कार्य करेगा प्रतिकर्षण बल, यानी इधर कार्य करेगा। ऐसा Q2 आवेश वाला इधर प्रतिकर्षित करेगा, Q1 आवेश वाला इधर, ऐसा प्रतिकर्षित। अगर दोनों प्लस प्लस है तो ये इधर इधर प्रतिकर्षित करे। अगर यही दोनों माइनस रहता, माइनस Q1, और एक क्या रहता बेटा, प्लस Q2,
एक क्या रहेगा प्लस Q। तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, लेकिन किधर, हमेशा दोनों को मिलाने रेखा के अनुदिश। Q1 वाला Q2 को आकर्षित करेगा, Q2 वाला Q1 को आकर्षित करेगा। हमेशा इन दोनों को मिलाने वाली रेखा का अनुदिश रहता है। कहां रहता है, मिलाने वाली रेखा का अनुदिश। तो ये आपको दो बातें आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो बोल रहा है इनके बीच लगने वाला बल, तो इनके बीच लगने वाला बल, ठीक है बेटा। तो उनके बीच लगने वाला बल क्या लिखेंगे हम लोग, सपोज कर लेते, मान लेते उनके बीच लगने वाला बल कितना है, F है। तो F क्या होगा, समानुपाती होगा। किसके समानुपाती होता है बोला है, उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो एक का आवेश की परिमाण कितना लिया, Q1 का Q1, दूसरे आवेश Q2 का परिमाण कितना है Q2, इनके अनुक्रमानुपाती। अब उनके बीच के दूरी का क्या होगा, उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे बेटा, कंबाइन कर देंगे। तो कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो Q1 Q2 अपान R स्क्वायर अपान R स्क्वायर, कंबाइन कर दिया बेटा। अब क्या करेंगे, इस समानुपाती साइन को हटाएंगे बेटा, इसको हटाएंगे। तो इसको हटाएंगे क्या आएगा, देखो जैसे आप इस समानुपाती साइन को हटाएंगे तो तुरंत क्या आएगा, सबसे पहले बराबर, और साथ में क्या आता है, एक कांस्टेंट बेटा। अच्छे से ध्यान रखिए बेटा, जब भी हम इस साइन को हटाते हैं यहां से, इस समानुपाती साइन को, तो हमेशा क्या आएगा, पहले बराबर, और साथ में क्या लेकर आता है, कांस्टेंट। यहां हम जो कांस्टेंट लिखे वो स्मॉल के लिखे बेटा, है ना, क्या लिखे, स्मॉल के। क्या बच गया, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर अपान R स्क्वायर। ये आपको ध्यान है। तो समानुपाती साइन को हटाए, क्या है, एक कांस्टेंट आया बेटा K, और ये K कौन सा है, स्मॉल K है ना। ये आपको Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये आपको ध्यान। अब इस K के बारे में ही आपको डिटेल से पढ़ना है। ये जो K है एक नियतांक है बेटा, जहां K एक नियतांक है, जहां K क्या बेटा, एक नियतांक है, जिसका मान माध्यम की प्रकृति एवं मात्रकों की पद्धति पर निर्भर करता है। तो ये जो K है एक नियतांक है, इसका मान माध्यम की प्रकृति एवं मात्रकों की पद्धति पर निर्भर करता है। ये आपको ध्यान रखना बेटा। तो K माध्यम की प्रकृति का मतलब क्या है, कि ये जो Q1 और Q2 आवेश है, ये कहां रखा गया, कि वायु में है, निर्वात में है, पानी में है, रेत में है, कहां है, इसकी प्रकृति पर। और दूसरा मात्रकों की पद्धति पर। हम ये इस जो बल है इसको कौन सा पद्धति मेजरमेंट करने वाले, कि SI में कि CGS में, इस बात पर निर्भर करती है। ये दो बातों पर निर्भर करती है। K का मान दो बातों पर निर्भर करती है बेटा, अच्छे ध्यान रखना। माध्यम की प्रकृति एवं मात्रकों की पद्धति पर निर्भर करती है। मात्रकों की पद्धति एवं पर निर्भर करती है। ठीक, तो बेटा क्या निर्भर करता है, माध्यम की प्रकृति एवं मात्रकों की पद्धति पर निर्भर करता है। कौन, K। तो बेटा मैं इसको ऊपर लिख दूं बेटा, ये यहां पर लिख देता हूं, ये इक्वेशन नंबर 1। अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते बेटा, है ये देखिए डिटेल में ना। पहला नंबर वन SI पद्धति में, पहले हम किस मेजरमेंट करने जा रहे हैं, SI पद्धति में, है ना। नंबर 1 को मिटा देते पहले, SI पद्धति। इसके अंतर्गत पहला, यदि दोनों बिंदु
आवेश, यदि दोनों बिंदु आवेश वायु या निर्वात में हो तो यदि दोनों बिंदु आवेश वायु या निर्वात में हो तो, पद्धति कौन सा बेटा, एसआई पद्धति। तब इस के का मान, ये जो अनुक्रमानुपाती है, इसका जो के का मान है वो कितना आ जाता है, 1/4πε0। क्या बोला बेटा, ध्यान सुनो, 1/4πε0, या कई लोग इसी को क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट भी पढ़ते बेटा। क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट। आपको बताया था कि ये एप्सिलॉन है, ये ग्रीक लेटर है एप्सिलॉन। क्या बेटा, ये ग्रीक लेटर है, ग्रीक अक्षर है। आपको याद होगा, हमने प्रेरण विधि से पहले ये बात बताया आपको कि एप्सिलॉन है, ग्रीक लेटर है। तो के का मान एसआई पद्धति में 1/4πε0, और इस पूरे का जो मान होता है बेटा, ये जो पूरे का मान होता है ना, इस पूरे का जो मान होता है वो लगभग 9×10⁻9 होता है। 9×10⁻9 रियली में ये नियर अबाउट होगा, बट हम इसको क्या मान लेते हैं, इक्वल टू मान लेते हैं, क्योंकि आपको सबको पता है यहां जो पाई का वैल्यूज है वो दशमलव में है, और जब हम इस पूरे को सॉल्व करते हैं बेटा तो ये फ्रैक्शन में आता है, पॉइंट में आता है। क्या आता है, पॉइंट में आता है। ये आपको ध्यान, ये आएगा लगभग 8.7 कुछ आएगा, है ना, 8.7 × 10⁹ तो हम उसको 8.7 को क्या ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं। ये आपको ध्यान, लेकिन आपको बुक में हमेशा क्या मिला रहेगा, लिखा हुआ नियर अबाउट नहीं लिखा रहेगा, हमेशा इक्वल टू लिखा रहेगा। क्या रहेगा, इक्वल टू। ठीक, ये आपको ध्यान, तो याद रखना। तो इस पूरे का वैल्यू नियर अबाउट होता है 8.99, उसको हम क्या मान लेते हैं, 9 मान लेते हैं। ये आपको ध्यान रखना। तो के बराबर क्या हुआ, 1/4πε0 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 9×10⁻9। अब इसके मान को हम यहां रख देंगे, तो एफ बराबर कितना आएगा बेटा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R²। या आप ऐसा लिख सकते हैं बेटा, या हम इसी को क्या लिख सकते हैं, 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान R²। और बल का मात्रक तो जानते हो आप लोग, एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या लिखते हैं बेटा, न्यूटन। क्या लिखते हैं बेटा, न्यूटन। ये आपको ध्यान, ये पहला स्थिति हो गया। अभी भी हम स्थिति नंबर 2 भी इसी के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। स्थिति नंबर 2, यदि दोनों बिंदु आवेश वायु या निर्वात के अतिरिक्त अन्य माध्यम हो तो, अभी भी हमारा पद्धति क्या बेटा, एसआई। लेकिन बस इसे हमने कंसीडर क्या किया है, वायु और निर्वात के अतिरिक्त अन्य माध्यम। जैसे वायु और निर्वात के अतिरिक्त वहां पर पानी भी हो, रेत भी हो, तब यह आपको, तब इस के का मान क्या हो जाता है, तब इस के का मान होता है, वायु के लिए तो आपको पता है 1/4πε0 लिखते हैं, ये आपको ध्यान रखना। लेकिन और अगर उसके अतिरिक्त अन्य माध्यम है तब हम यहां पर क्या लगा देते हैं, कैपिटल के। क्या लगाते हैं बेटा, कैपिटल के। ये आपको ध्यान, और आपको पता है कैपिटल के को क्या बोलते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक। क्या बोलते हैं बेटा, माध्यम का परावैद्युतांक। ये हमने पढ़ चुका है बेटा, याद है ना आपको, गुड। माध्यम का परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, माध्यम का परावैद्युतांक। इस पूरे का मान कितना होगा, हमने आपको बताया था कि 1/4πε0 का मान कितना होता है,
9 गुणी 10 की घात 9, हम 9 गुणी 10 की घात 9 तो लिखेंगे ही। अतिरिक्त के लिए क्या है के, और के कौन सा ये परावैद्युतांक, तो हमने के को रख दिया बेटा ऐसा। अब इसके मान को हम कहां रखेंगे, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा देखो, तो जैसे हम इसको समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं, तब इस f का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, कैपिटल के, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं बेटा। कई राइटर ना बेटा यहां पर ध्यान देना ना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, कि यहां पर 1/4 एप्सिलॉन नॉट के को और क्या लिख सकते हैं, याद है ना आपको, एप्सिलॉन नॉट के को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, आपको याद होना चाहिए, कैपिटल के बराबर यानी कि माध्यम का परावैद्युतांक बराबर एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन बराबर कैपिटल के एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाए। तो कई राइटर यहां पर इसके जगह पर हमको क्या लिखा मिल सकता है, एप्सिलॉन, तो कंफ्यूज नहीं होना। और एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, यह आपको ध्यान रखना, ठीक है बेटा। इसको भी हम चाहें तो 9 × 10⁹ के रूप में लिख सकते हैं, तो 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यहां क्या आएगा बेटा के, और ये कैपिटल के है ना, याद रखना, इसको क्या बोलते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक। तो ये आपको ध्यान, ये हमने दोनों स्थितियां 1 और 2 क्या बताएं, ऐसा पद्धति, ये स्थिति नंबर 1 जब वायु निर्वात में हो, दूसरा क्या है उसके अतिरिक्त अन्य माध्यम में हो, तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है बेटा, गुड, ठीक है बेटा, ठीक। अब हम क्या देखने जा रहे हैं, सीजीएस पद्धति में। कौन सा पद्धति में बेटा, सीजीएस पद्धति में। तो सीजीएस पद्धति में ये पहला है सीजीएस पद्धति का, और कंटिन्यूस में थर्ड। ये सीजीएस पद्धति में यदि दोनों बिंदु आवेश वायु या निर्वात में हो तो, वायु या निर्वात में हो तो इस समय के का मान, ये जो के का मान आता है बेटा यहां सीजीएस पद्धति में वायु या निर्वात के लिए कितना हो जाता है, 1। कितना हो जाता है बेटा, 1। अब इसका मान रख दो यहां पर, तो समीकरण 1 से क्या मिल जाएगा आपको, समीकरण 1 से F बराबर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है बेटा, डाइन, सब पढ़ा है ना 11वीं क्लास में, गुड। और हम इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं, 4। फिर इसे आता है इसी का नेक्स्ट, सीजीएस पद्धति में ही यदि दोनों बिंदु आवेश वायु और निर्वात के अतिरिक्त अन्य माध्यम में हो तो क्या आ जाएगा, आपको पता है, अभी बताया हूं, सीजीएस पद्धति में वायु और निर्वात के लिए कितना होता है, के का मान 1, लेकिन अतिरिक्त माध्यम में क्या आ जाता है बेटा, परावैद्युतांक, परावैद्युतांक कैपिटल के आ जाता है, तो ये कैपिटल के रह जाएगा बेटा। इसका मान को आप समीकरण 1 में रख दीजिए, तो समीकरण 1 में या 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या आ जाएगा, बल बराबर 1 कैपिटल के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और ये समीकरण नंबर 5, इसको क्या बोलते हैं बेटा, डाइन, हमेशा याद रखना है ना, क्योंकि आपको पता है के का कोई मात्रक नहीं होता है और ना ही कोई द्विमीय सूत्र होता है, इसलिए बल का मात्रक क्या रहेगा, डाइन का डाइन ही रहेगा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है बेटा।